Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ 2 कॉलम है, चार्ट 1 और चार्ट 2 बना हुआ है, इसके हम लोगों को मैचिंग करना है। सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें सही उत्तर के चयन करना है। चलिए यहाँ पहले में क्या है, बुक्स के नेम है और दूसरा बुक्स के राइटर के नेम है, उससे हम लोगों को जानना है। पहला बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी। कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी बुक है? कल्चरल सोशियोलॉजी गिलीन और गिलीन की बुक है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बहुत इजी, यह मिड की बुक है। ह्यूमन सोसाइटी यह किंसले डेविस की बुक है। और हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी यह किम्बल यंग की बुक है। तो यहाँ कौन सा आंसर हमारा बन रहा है? ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो हमारा सही आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण योग कहा जा सकता है? पूर्ण योग मतलब कि कुछ वहाँ सकारात्मक है, योग है, जोड़ है और पूरी तरह से है। ए भयातुर होकर भागते लोगों की संख्या, लोग भाग रहे हैं, यहाँ योग की कोई बात नहीं हो रही है। सड़क पर हुई दुर्घटना को देख रहे लोगों की संख्या, यहाँ भी कोई एक योग नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। बसंती समूह के सूरज में धूप सेकते लोगों की संख्या, धूप में क्या है, लोग ग्रुप्स बना के धूप में बैठते हैं, तो ये क्या है? पूर्ण योग। यहाँ योग की बात है, पूर्ण योग की। हड़ताल के दौरान गाड़ियों की तोड़फोड़ करते लोगों की संख्या, तो ये क्या है? यहाँ पे सकारात्मक रूप से योग की बात सी में निकल रही है। तो हमारा आंसर क्या बनता है? 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जब एक समूह विशेष के सदस्य एक अन्य समूह को संदर्भ समूह के भांति समझते हैं तो नीचे दिए गए विशेषताओं में से कौन सी मौजूद होती है? संदर्भ समूह से संबंधित यह क्वेश्चन है। एक समूह दूसरा समूह क्या होता है? जब व्यक्ति किसी दूसरे समूह से तुलना करता है तो वो हमारे लिए वो जो दूसरा ग्रुप है वो क्या हो जाता है? संदर्भ समूह हो जाता है। तो जब संदर्भ समूह हम जब कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम उसके गुणों को, उसके विशेषताओं को अपनाने का प्रयास करते हैं, उसके समूह में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो अर्थात प्रवेश के लिए प्रयास होता है। तो यहाँ हमारा पहला कूट सही है। दूसरा, एक दूसरे के प्रति जागरूकता, एक दूसरे के प्रति जागरूकता नहीं होती है। संदर्भ समूह में जो दूसरा ग्रुप है वो पहले ग्रुप के प्रति जागरूक नहीं होता है, तो यहाँ एक दूसरे के प्रति जागरूकता नहीं होती है। प्रदत्त श्रेष्ठता, तो ये श्रेष्ठता होती है जब हम अपने से कुछ अच्छा देखेंगे, कुछ हमें जो आकर्षित करेगा या जो हमें अच्छा लगेगा अपने से, जिसको हम श्रेष्ठ समझेंगे, उसी के गुणों को हम अपनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वो संदर्भ समूह बनता है। तो यहाँ श्रेष्ठता तो होगी ही। तो 1 और 3 मिल गया हमें। व्यक्तिगत पहल या अगुवाई, यह व्यक्तिगत पहल जैसी कोई बात नहीं है। स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, यहाँ क्या होता है कि दूसरे ग्रुप को देखकर हम खुद भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए क्या है? यहाँ स्पर्धा आ जाती है। मात्र तुलना, यह क्या है? तुलना भी होती है। तो हमारा आंसर 1, 3, 5 और 6 होगा, तो वो हमारा सही आंसर होगा। 1, 3, 5 एंड 6। तो अर्थात हमारा सही आंसर 3 का क्या होगा? ए होगा। तो संदर्भ समूह से संबंधित वीडियो अगर आप देखेंगे तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। 3 का आंसर यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए यहाँ समूह के बारे में दिया हुआ है, किस तरह के समूह को किसने कहाँ कहाँ बताया हुआ है इसके बारे में। स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह, जननिक और एकत्रित समूह, जननिक और एकत्रित समूह यह गिडिंग्स महोदय का है। प्राथमिक एवं गौड़ प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह कूले महोदय का है। अंतर समूह बाह्य समूह समनर महोदय का है। और यहाँ स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह सैंडरसन का बचा, तो ये हमारा होगा। लेकिन सैंडरसन महोदय स्वैच्छिक और अनैच्छिक समूह के साथ एक और समूह की बात करते हैं, वो कहते हैं प्रातिनिधिक समूह। स्वैच्छिक या ऐच्छिक
और एक उनका दूसरा है अनैच्छिक और तीसरा है प्रतिनिधिक समूह। प्रतिनिधिक समूह, इसकी भी बात सैंडरसन महोदय करते हैं, ये इसलिए यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ सिर्फ 2 ही समूह के बारे में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सैंडरसन महोदय 3 समूह की बात करते हैं, स्वैच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिनिधिक। तो हमारा आंसर निकल गया। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो हमारा आंसर 4 का क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। C.H. कूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक समूह के लक्षण हैं? प्राथमिक समूह के गुणों को हम लोगों ने पढ़ा है, चलिए बताते हैं। इसमें क्या है? प्राथमिक समूह में समायोजन। समायोजन कब होता है? संघर्ष के बाद समायोजन होता है। तो संघर्ष की बात नहीं होती है प्राथमिक समूह में, तो अर्थात समायोजन ये नहीं होता है। यहाँ पहले ही सहयोग होता है, तो इसलिए समायोजन नहीं गाएगा। दूसरा है न्यायोजित, ये है। तीसरा समानता, समूहों में समानता होती है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी होती है। ईर्ष्या नहीं होती है प्राथमिक समूह में। आप एग्जाम्पल अपने परिवार का ले सकते हैं। त्याग की तत्परता भी रहती है। तो हमारा क्या रहेगा? 2, 3, 4 एंड 6, जिसमें हो वही हमारा आंसर होगा। 2, 3, 4 एंड 6, 2, 3, 4 एंड 6। तो हमारा आंसर क्या बन गया यहाँ पे? 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? सापेक्ष वंचना की अवधारणा किसने बताई है? शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि सापेक्ष वंचना क्या है। जब संदर्भ समूह की बात करते हैं तो संदर्भ समूह सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन महोदय ने बताया था सबसे पहले। उसके बाद से कहें कि जब व्यक्ति कंपेयर करता है दूसरे समूह से, दूसरे ग्रुप से, तो क्या है, अपने आप को उसको अभाव महसूस होता है, तभी वो दूसरे गुणों की जो चीज़ उसके अंदर कमी होती है दूसरे गुणों को देखता है तो उसे आकर्षित करता है, उसे अच्छा लगता है, तो वो दूसरे समूह से अपना कंपेयर करने लगता है। तो क्या होता है, वहाँ सापेक्ष वंचना होती है। तो ये बात स्टाउफर महोदय ने बताई थी, सापेक्ष वंचना। और सापेक्ष वंचना के साथ प्रत्याशित समाजीकरण की बात मर्टन महोदय करते हैं। तो यहाँ 3 लोगों के नाम आपको याद रखने चाहिए। एक हाइमन महोदय का पहला, दूसरा स्टाउफर महोदय का और तीसरा मर्टन महोदय का नाम संदर्भ समूह में इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखें, शोषण के अपने सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने। तो संदर्भ समूह व्यवहार में ये कोई संदर्भ समूह की बात नहीं है। वर्ग असमानता के अपने सिद्धांत में मैक्स वेबर की बात ही नहीं आती। संदर्भ समूह व्यवहार के अपने सिद्धांत में रॉबर्ट मर्टन ने। देखिए यहाँ आ गया, अभी मैंने क्या कहा था, प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं, संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में वो देखते हैं, तो ये क्या मर्टन महोदय देखते हैं। डी, आत्महत्या के अपने सिद्धांत में दुर्खिम ने। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक जगह एकत्रित न होने वाले या एक दूसरे से अंतःक्रिया न करने वाले परंतु कुछ न कुछ समानता रखने वाले लोगों को निम्नलिखित में किसमें रखा जाता है? एक जगह एकत्रित न होगा, यहाँ पे एक जगह एकत्रित न होने वाले, अर्थात ये एक जगह एकत्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करते हैं, परंतु समानता रखते हैं। जैसे कुछ लोग हैं देखने में समान है लेकिन वह किसी एक विशेष जगह पे नहीं रहते और उनके बीच इंटरेक्शन भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? ए, सामाजिक समूह। जब यहाँ अंतःक्रिया नहीं होगी तो यह सामाजिक समूह नहीं हुआ। गौण समूह, द्वितीयक समूह की बात है, द्वितीयक समूह भी नहीं होगा। प्राथमिक समूह होगा ही नहीं जब यहाँ अंतःक्रिया होगी ही नहीं। सामाजिक श्रेणी यहाँ हो सकता है, यह सामाजिक श्रेणी होगा। क्लासेस में क्या होता है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो क्लासेस में डिवीज़न है
सोसाइटी का, तो वो क्या है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक जगह लोग रहें और उनके बीच अंतःक्रिया ही हो, लेकिन उनके स्टेटस में, उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या है, उनको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ क्या बनता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा डी, 7 का आंसर हमारा यहाँ डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमतः इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। मतलब सबसे पहले इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ए संदर्भ समूह, बी गेसेलसॉफ्ट, सी गेमेनसॉफ्ट, डी गौड़ समूह। तो यहाँ देखिए गेसेलसॉफ्ट और गेसेनसॉफ्ट ये समुदाय को, गेमेनसॉफ्ट समुदाय को और गेसेलसॉफ्ट समिति को टानिज महोदय ने बताया है। गौड़ समूह द्वितीयक समूह को कहते हैं। लेकिन संदर्भ समूह में क्या है, इच्छा शक्ति होती है। संदर्भ समूह में इच्छा शक्ति होती है। हम दूसरे समूह से अपना कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 8 का हमारा सही आंसर बनता है ए। 8 का सही आंसर हमारा क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। किसका मैचिंग यहाँ सही नहीं है। ए CH कूले, कूले प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, कूले हमेशा प्राथमिक समूह की उन्होंने व्याख्या की है, उसके बारे में डिटेल स्टडी की है। द्वितीयक समूह के बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा देखने को मिलता है कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह साथ में आता है। तो प्राथमिक समूह के गुणों को जब हम जान जाते हैं तो ऑटोमेटिक द्वितीयक समूह को की विशेषता सामने आ जाती है। तो इस तरह से इनके नाम के साथ प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह लगता है। तो कूले का प्राथमिक समूह ये होता है, ये सही है। टालकट पार्सन्स प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद पार्सन्स की अवधारणा नहीं है। बहुत इजी, आप सभी जानते हैं प्रत्यक्षवाद किसकी अवधारणा है, काम्ट की है। अगस्ट काम्ट की अवधारणा है प्रत्यक्षवाद। R.K. मर्टन संदर्भ समूह, समनर अंतः समूह और बाह्य समूह की बात करते हैं। तो अर्थात हमारा सही आंसर क्या है, बी। 9 का सही आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ मैचिंग के बाद कौन सा सुमेलित नहीं है। ए रेडक्लिफ ब्राउन 4 प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं, यह रेडक्लिफ ब्राउन की अवधारणा नहीं है। 4 प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं क्या किसकी हैं, पार्सन्स महोदय की हैं। पार्सन्स महोदय की हैं। वह एजिल की अवधारणा देते हैं। एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, ये 4 तरह की पूर्वापेक्षाएं हैं समाज में। किसी भी समाज को अपने स्थायित्व बनाए रखने के लिए, समाज को अस्तित्व में रहने के लिए एजिल का होना आवश्यक है, यह पार्सन्स महोदय बताते हैं। तो यहाँ पहले ही हमारा आंसर मिल गया, 10 का आंसर ए। मर्टन संदर्भ समूह की बात करते ही हैं, दुर्खिम सामाजिक तथ्य की बात करते हैं और कूले प्राथमिक एवं गौड़ समूह की बात करते हैं। तो हमारा 10 का आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सापेक्ष वंचन को सबसे पहले प्रयुक्त किया। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इस सापेक्ष वंचन की बात सबसे पहले कौन करते हैं, स्टाउफर महोदय करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ क्या बनेगा 11 का, सैमुअल ए स्टाउफर। मर्टन महोदय सापेक्ष वंचन के साथ साथ प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं और समनर महोदय अंतर समूह बाह्य समूह की बात करते हैं। हैंडरसन यहाँ दिया, सैंडरसन होगा जो कि यह ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधिक समूह की बात करते हैं। तो हमारा 11 का आंसर यहाँ बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, सभी समाज समूह हैं, सभी समाज समूह हैं और सभी समूह समाज है। समाज क्या है, अमूर्त होता है और समूह मूर्त होता है। ठीक है, तो यह हमारा नहीं बनता है। सभी समाजों को हम समूह नहीं कह सकते क्योंकि वो अर्ध समूह भी हो सकता है, द्वितीयक समूह भी हो सकता है, समष्टि भी हो सकता है और सामूहिकता भी हो सकती है। लेकिन सभी समाज इसलिए समूह नहीं होते हैं और सभी समूह समाज नहीं होते। एक समाज दूसरे समाज को मिला के कई समूहों को मिला के समाज बनता है, न कि किसी समूह से समाज बनता है। ठीक है, समाज है, कोई एक समूह समाज नहीं कह सकते हैं। तो अर्थात यह हमारा स्टेटमेंट गलत है।
सभी समाज समूह हैं। अभी हम लोगों ने देखा इसके अनुसार यह भी गलत हो जाता है, लेकिन कोई समूह समाज नहीं है, तो पहले के अनुसार ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एक समाज एक समूह नहीं है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एक समाज की बात कर रहा है। एक समाज एक समूह नहीं है, लेकिन कुछ समूह समाज है। अब एक समाज क्या है? एक समूह होता है। अब इसके पहले समाज पे वीडियो बना हुआ है, समाज से संबंधित अगर आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो वहाँ एक समाज की चर्चा की हुई गई है। एक समाज किसे कहते हैं और समाज किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक समाज एक समूह नहीं है, लेकिन कुछ समूह समाज हैं, तो ये भी गलत है। एक समाज एक समूह है, ये बिल्कुल सही है। एक समाज एक समूह है, लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश समूह समाज नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जब प्रत्येक समूह के सदस्य अन्य समूहों को अपने समूह के मापदंडों से आंकते हैं तो यह क्या कहलाता है? देखिए, समनर महोदय ने दो तरह के समूह की बात की थी, अंतः समूह और बाह्य समूह। जिसे हम अपना समूह समझते हैं, जिसमें हम की भावना होती है, जिसे हम कहते हैं कि यह हमारा है, और अपने से दूसरे समूह को हम कंपेयर करते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, तो वो क्या है? वो बाह्य समूह हो जाता है। और जिसे हम कहते हैं, अपना मानते हैं, वो हमारा अंतः समूह हो जाता है। तो अंतः समूह में एक गुण होता है नृजाति केंद्रीयता, अर्थात हम अंतः समूह को क्या है? श्रेष्ठ समझते हैं, और दूसरे समूह को हम हीन भावना से देखते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं और अपने समूह को श्रेष्ठ समझते हैं। तो इसी को ही कहते हैं नृजाति केंद्रीयता। इसको इंग्लिश में कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म, स्वजाति केंद्रीयता भी इसे कहते हैं। तो यहाँ हमारा 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अपने समूह को मापदंड से आंकते हैं, अपने से कंपेयर करते हैं दूसरे ग्रुप्स को, और अपने ग्रुप्स को बेटर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं? नृजाति केंद्रीयता। तो 13 का सही आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उन मानव समूहों को जो अपने समान वंशानुक्रम में व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नृजातीय समूह कहा है? अब देखिए यहाँ क्या करें, मानव समूह लोगों का ग्रुप्स है, और समान वंशानुक्रम रहा है, उन लोग के वंश समान रहे हैं, व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं, एक जैसे विश्वास रखते हैं। किसी नृजातीय समूह को क्या कहते हैं? एथनिक ग्रुप को क्या कहेंगे? यह किसने कहा है? एथनिक ग्रुप का लक्षण जिसमें व्यक्तियों का एक समूह हो जो समान वंशानुक्रम रखते हों और व्यक्तिपरक विश्वास रखते हों, इस तरह के एथनिक ग्रुप के विशेषताएं किसने बताई हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी पार्सन्स, सी वेबर, डी वाई ब्रॉमले। तो देखेंगे 14 का सही आंसर हमारा है सी मैक्स वेबर। नेक्स्ट नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन क्या है? कुछ अधूरा है, इसमें जो विशेषताएं दी हुई हैं, जो लक्षण दिए हुए हैं, वो ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार यह पूछना चाह रहा है कि सभा अपने लक्षणों में औपचारिक समूह से भिन्न होती है क्योंकि इसमें, तो ये अर्थात हमें यहाँ सभा के लक्षण के बारे में पूछ रहा है। सभा, असेंबली, गैदरिंग, सभा को कहते हैं। इसकी बात सैंडरसन महोदय ने बताई थी, अभी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि ये 3 तरह के समूह की बात करते हैं सैंडरसन महोदय, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रातिनिधिक। प्रातिनिधिक समूह जो होता है वो क्या है? जैसे संसद का प्रातिनिधिक समूह होता है असेंबली में, तो वहाँ क्या है? उसके लक्षणों को हमें बताना है, उसकी विशेषताओं को यहाँ हमें क्वेश्चन के जो कोड दिए हुए हैं उसमें से देख के हमें बताना है। तो सदस्यों की सीमित भागीदारी होती है, यह बिल्कुल सही है। अगर किसी असेंबली की बात करें तो यहाँ सीमित भागीदारी होती है। अव्यक्तिक संबंधों की अति प्रभुता होती है, अर्थात यहाँ व्यक्तिक संबंध नहीं होते हैं, अव्यक्तिक संबंध होते हैं, ये भी सही है। व्यक्तिक संबंधों की अति प्रभुता होती है, किसी भी असेंबली में, सभा में, किसी गैदरिंग में व्यक्तिक संबंध नहीं होते हैं। सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी नहीं होती है, तो अर्थात हमारा 1 और 2 जिसमें सही होगा वो हमारा कोड सही होगा। तो 15 का सही आंसर हमारा क्या बनता है यहाँ पे? A, 1 और 2। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लिया। आई थिंक कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, थैंक यू।
Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.